नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे बैच फ्लावर थेरेपी के इस 32वें सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। अब सिर्फ 6 रेमेडीज़ बाकी है और ये 3 सेशंस में 32, 33 और 34 सेशन में हम उन 6 रेमेडीज़ को सीख के ये जो हमारा कोर्स था उसमें से जो रेमेडीज़ का पार्ट था वो हम कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और जो काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने सजेस्ट किए हैं उन पे भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 रेमेडीज़ के साथ, जो है डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर, इस ग्रुप के रेमेडीज़। उसमें से पहले जो रेमेडी है आज की वो है विलो। लास्ट सेशन में 31वें सेशन में हमने पाइन देखा था। पाइन वो व्यक्ति है जिसको हर कोई गलती जो है दूसरों की या फिर दुनिया की या फिर किसी की भी गलती रही तो वो उनको लगता है कि वो उनकी ही गलती है, तो दूसरों की गलतियां भी वो अपने सर पे ले लेते हैं इस और फिर गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये थे पाइन वाले लोग जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। ये जो विलो है ये उससे एग्जैक्टली अपोजिट है। अगर आपको याद रखना है तो इनको कभी नहीं लगता कि अपनी कोई गलती है। ये अपनी गलती भी दूसरों पे थोप देते हैं। जैसे जो हमारी काफ़ी मशहूर कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वो लोग हैं। इनको कभी नहीं लगता कि उनका कुछ गलत जा रहा है या फिर वो कहीं गलत हो रहा है। ये हमेशा दूसरों पे ब्लेम रख देते हैं। ये अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे तो ये ब्लेम करेंगे कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इतना कमा के रखा था कि हमें कोई मोटिवेशन ही नहीं मिला। तो उनको लगता है कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो फिर वो आपके घर में कोई प्रॉब्लम चाहिए या फिर आपके माँ बाप ने आपको बाहर निकालना चाहिए, फिर आपके खाने के लेने के देने पड़ जाने चाहिए और तभी मोटिवेशन आता है। और तभी वो आपने अगर वो कौन सी मूवी थी रणवीर कपूर की, रॉकस्टार, रॉकस्टार मूवी में उसको कोई बोलता है कि दर्द अगर है आपको ज़िंदगी में तो ही आपको आपसे म्यूज़िक उभर के आएगा। तो ये जहाँ वहाँ अलाना फलाना जाके वो कहीं से भी वो दर्द दर्द में चला जाता है, फिर उसको लगता है अभी म्यूजिक आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये विलो के साथ होती रहती है कि वो उन्होंने कुछ ज़िंदगी में नहीं किया लेकिन इसका ब्लेम जो है वो हमेशा दूसरों पर रख देंगे कि क्योंकि उन्होंने मोटिवेट नहीं किया। इन्होंने सुबह मुझको 32 साल का लड़का बोलता है, मुझको सुबह नहीं कोई जगाता इसलिए फिर मैं एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाता। तो ये टिपिकल ये वाले लोग हैं कि जो ब्लेम करते हैं लोगों को। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि दे लैक इन इंट्रोस्पेक्शन। कोई भी चीज़ अगर ठीक से नहीं घटी है तो हम यूजुअली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती थी, हम क्या और कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दो लोग हैं जो सीखते नहीं हैं। एक तो वो चेस्टनट बर्ड है जिनको हमने लास्ट टाइम देखा था, जो सीखते नहीं है लेकिन वो इनोसेंट है। इनको सीखना ही नहीं है क्योंकि उनको लगता ही नहीं है विलो को कि उनकी कोई गलती है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन लैक करते हैं और फिर ग्रज रखते हैं दूसरों के ऊपर। काफ़ी सारे लोग आपने देखे नहीं कि हर एक ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई रहता है कि जिसको एक ग्रज रहता है, जिसको हम पैसिव एग्रेशन बोलते हैं ना। सो ये पैसिव एग्रेसिव लोग हैं। ये इनसे तो सिर्फ धुआं निकलता है। हॉली जो है उनसे आग निकलती है। वो आपको खा जाएंगे, आपको आपके मुंह पे आपको बोलेंगे कि मैं आपको उध्वस्त कर दूंगा, मैं आपकी ज़िंदगी में भूचाल लाऊंगा, मैं आपको रास्ते पे लाऊंगा। ये हॉली बोल देंगे आपको। ये उनका आपके तरफ जो हेट है, उनका आपके तरफ जो निगेटिविटी है, ये वो बोल देंगे। ये आपको पता चल जाएगा कि इनकी निगेटिविटी। ये जो लोग हैं ये पता नहीं चल जाएगा इनकी। ये अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं उसको, उनकी वो उनका स्मोक सिर्फ बाहर आ जाता है। ये जो ज्वालामुखी रहता है ना कि जो फटे नहीं है लेकिन सिर्फ धुआं निकल रहा है शुरुआत में, ये विलो का टिपिकल ये है कि वो आपको उनसे उनके वर्तन से आपको पता चल जाएगा कि यार ये कुछ गलत है, कुछ उसका कुछ कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो आप उनको पूछते हो कि नाराज़ हो क्या? लेकिन वो बोले कि नहीं, नाराज़ क्यों होना है आप पे, मैं तो खुद पे नाराज़ हूँ। ऐसे बोलेंगे लेकिन खुद पे नाराज़ नहीं रहेंगे।
आपको कभी नहीं बोलेंगे कि क्यों वो नाराज है, लेकिन वो नाराज रहेंगे। देयर इज अ रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट यानी नाराजगी, एक कड़वापन रहता है उनमें, क्योंकि उनको लगता है कि वो विक्टिम है, वो विक्टिम कार्ड हमेशा प्ले करते रहते हैं। उनको लगता है नहीं यही हुआ इसलिए हमारे साथ सब ये हो रहा है, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं मिला। आपके पास कोई पेशेंट्स आ जाता है, या फिर आपको कोई आपके जान जान पहचान में कोई ऐसे आदमी रहता है जो हमेशा बोलता है कि उसके साथ कैसे इनजस्टिस हुआ है लाइफ की वजह से। मैं तो क्या, मैं तो वो अगर विलो है, 3 लोग विलो है, तो वो कैसे बात करेंगे मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझेगा। एक बोलेगा कि अरे मैं तो क्या, मैं बड़ा हूँ ना अभी घर में सबसे, तो सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तो फिर मेरे क्या आनंद बिनंद कुछ नहीं, क्या क्या भी, सब उन सबकी तरफ देखने के लिए यही मेरा काम था, तो मैं कुछ लाइफ एंजॉय नहीं कर सका। जो छोटा वाला कोई है तो बोलेगा अभी क्या, बोले मैं तो छोटा था, किसी ने मुझको सीरियसली नहीं लिया, सब बड़ों की सुनते थे, और मुझे भी वही बोला गया था कि वो बड़ा भाई बोलेगा वही सुनो, तो इतना इंजस्टिस हुआ, लाइफ कुछ एंजॉय करने नहीं मिली मुझे। और जो बीच वाला आदमी, जो भाई है, वो अगर विलो है तो वो बोलेगा कि अभी मेरे मेरा तो क्या कहना है, ये बड़ा था इसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट मिलता था, ये छोटा था तो उसको थोड़ा सा लाड प्यार होता था क्योंकि छोटा था, मैं तो बीच वाला, ना लाड प्यार मिला ना रिस्पेक्ट मिला हमें। ये जो है ना कि हमेशा किसी बात पे विक्टिम कार्ड दिखाना है, किसी बात पे हम यही उनको दिखाना है कि कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है जिंदगी से, कैसे जिंदगी इज अनफेयर विद देम, कैसे लोग आर अनफेयर विद देम, कैसे सब उन इनजस्टिस जो हो रहा है दुनिया का, वो सब उनके साथ ही हो रहा है। और फिर वो ग्रज रखते हैं कि इन्होंने मुझको ये नहीं दिया था। ये इनको ये याद रहेगा कि मैं, कोई फ्रेंड उनको मिलता है 25 साल बाद रीयूनियन में, लेकिन ये बात नहीं करेंगे उससे, क्यों? क्योंकि 25 साल पहले जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब इन्होंने उनसे इरेजर मांगा था और उसने इरेजर होते भी हुए भी नहीं दिया था, तो वो इतना 30 साल का ग्रज ये अभी तक पकड़ के बैठेंगे कि तब तूने मुझे इरेजर नहीं दिया था, या फिर तेरे बर्थडे पे तूने मुझे छोटा वाला केक दिया था और जानबूझ के दिया था। अरे जानबूझ के दिया भी रहेगा यार, लेकिन छोड़ दो, अभी तो क्या, इतना आपका वजन हो गया कि आप केक भी कुछ नहीं खा पाते, इतना आपने बीच में आपने इतने केक खा लिए। लेकिन ये ग्रज रखते हैं और ये याद रखते हैं सबका कि इसने ये किया था, उसने वो किया था, और वो ग्रज रख के जीते हैं। अभी आप ही बताइए मुझे, अगर कोई किसी किसी को सबसे अगर तकलीफ है, अगर कोई किसी को लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो इनजस्टिस ही हो रहा है सिर्फ उनके साथ, कोई खुद नहीं काम करना चाहता लेकिन लगता है कि ब्लेम दूसरों का ही है, मुझे कुछ नहीं करना है लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे ही उसके लिए का कारण है, उनका वो ही जिम्मेदार है, इस प्रकार से अगर कोई जीता है, हर बार उनसे धुआं ही निकल रहा है, हर बार वो कड़वापन है उनके सब तरफ देखने में, उनके हर तरफ हर किसी के बारे में उनके उनके मन में कड़वाहट है, तो कैसे वो अच्छा जी पाएगा आदमी? हाँ, वो हमेशा वो विक्टिम कार्ड प्ले करता रहेगा, वो बार बार आपको प्रूव करता रहेगा कि कैसे सब दूसरों की गलती है, लेकिन वो खुद कहाँ अच्छी तरीके से जी पाएगा, इसलिए वो डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर में चले जाते हैं। उनको लगता है ये ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं क्योंकि सिर्फ इनजस्टिस भरा है, सिर्फ मेरे लिए लोगों में कड़वाहट भरी है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई कुछ किसी को मैं अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे चाहता नहीं है, कैसे बर्ताव करते हैं देखो। ये भी लोग हैं, सो हमेशा ये कंप्लेन करते रहता है, हमेशा ये रिजेंटमेंट में रहता है, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि उनकी उसमें क्या गलती है। तो आपने अगर उनको विलो दे दी तो ये इंट्रोस्पेक्शन चला शुरू हो जाता है। सो आपको लगता है जिनको कि जिसी ने भी कंप्लेनिंग छोड़ के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यू गिव विलो टू देम, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शुरू हो जाती है। विलो देने के बाद उनको जो भी हुआ था उसमें उनका क्या हाथ था ये वो देखने के लिए शुरुआत कर देते हैं, और फिर उसी पे तो बात हो सकती है सिर्फ। दूसरों को क्या करना चाहिए था ये तो हम डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया तो अपने इशारों पे नहीं चलती, हम अपने इशारों पे चल सकते हैं थोड़े बहुत लेवल पे। तो जो मेरे मन में मेरे विचार है, मेरी जो पर्सपेक्टिव है, मेरे जो लोगों के बारे में जो भावनाएं हैं, उसी पे मेरा कंट्रोल है, उसको अगर मैं देखूँ तो वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली, फिर मैं वो विलो की निगेटिव फेज से बाहर आ गया। सो विलो को याद रखिए तब जब आपको
किसी के भी चेहरे पे कड़वाहट दिखी, किसी के भी बोलने में कड़वाहट दिखी। लाइफ के बारे में अगर कोई कड़वा बोल रहा है, किसी को हर चीज़ कड़वी लग रही है, हर चीज़ खट्टी लग रही है, हर चीज़ लगता है उनको कि इनजस्टिस हो रहा है। ये सब टिपिकल वर्ड्स है, ये टिपिकल वाइब्स है जो आपको मिलते रहते हैं। वो अगर आपको कहीं दिखे तो उनको वो ना पूछे या फिर ना अगर वो मांगे तो भी उसको यहाँ वहाँ करके विलो दे दीजिए। उनकी या फिर उनके आजू बाजू के लोगों की तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। और फिर और एक लोग है स्वीट चेस्टनट। हमने अब तक जेंशियन देखे थे, हमने अब तक मस्टर्ड देखे थे, हमने अब तक गॉर्स देखे थे। जेंशियन में कुछ फेल्योर आ गया, उसके बाद मुझे लगता था कि यार नहीं जमेगा, तो देयर वाज अ इनकैपेसिटेटेड फीलिंग, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा था फेल्योर के बाद जो जेंशियन में था। मस्टर्ड को बिना बताए कुछ ना हुए होते हुए भी उनको डिप्रेस लग रहा था। गॉर्स को डिप्रेस लग रहा था, सैड लग रहा था, क्योंकि लेकिन हमने वो डिस्कस किया था कि जितना सैडनेस उनको लगता है जिंदगी का, जिंदगी उतनी बुरी नहीं रहती है, उससे कम रहती है बुरी, लेकिन इनको ज़्यादा सैडनेस लगता है। सो ये डिसप्रोपोर्शनेट सैडनेस रहता है गॉर्स का। लेकिन ये जो स्वीट चेस्टनट वाले लोग हैं ना, ये इनकी दुनिया असल में ही उतनी ही बुरी रहती है। उनकी जो सिचुएशन रहती है, उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये अगर आप सुनते हो तो आपको भी पता चल जाता है कि यार ये इतना बुरा तो जो हम कई बार बोलते हैं ना कि यार अ, हमारे शत्रु के साथ भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए, उतना बुरा इनके साथ होता है और होता रहता है। सिचुएशन उतनी बुरी रहती है और फिर ये डेस्पोंडेंसी और डिस्पेयर में चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये हम किसी भी होप या फिर किसी भी सहनशीलता के लिमिट तक पहुंच गए, इसके आगे अभी कोई भी सहन नहीं कर सकता। कोई भी अगर आदमी है तो आदमी की जो सहनशीलता है उसके हम बिल्कुल लिमिट तक पहुंच गए हैं। वो सिचुएशन ऐसी है, दुख ऐसा है, प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि वो बिल्कुल वहीं पे पहुंच गए। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल, दिस रिप्रेजेंट्स स्वीट चेस्टनट। पूरा आत्मा तक आपके सब खराब हो गया है, सब बिल्कुल नष्ट हो गया है, इतनी बुरी सिचुएशन है। तो ये जो लोग आत्महत्या करते हैं, ये जो लोग जिनको लगता है कि अभी कुछ नहीं सुधरेगा, कोई भी नहीं, भगवान भी आए तो भी शायद वो नहीं सुधर पाएंगे, ये सब इतना सब बुरा हो गया है मेरी वजह से, दूसरों की वजह से, लाइफ की वजह से, शायद लक की वजह से। लेकिन जो भी मैंने किया, मैंने सब करके करने की कोशिश थी, लेकिन ये इतने सीवियरली होपलेस और हेल्पलेस रहता है कि उनको लगता है कोई भी मुझे अभी इससे बाहर नहीं ला सकेगा। तो आपने अगर वो स्कैम 1992 देखा है तो लास्ट में जो जो हर्षद मेहता का जो एक फीलिंग था कि सब सब जगह से मैं अभी अ, अटक गया हूँ। सो मेरे ऊपर सीबीआई है, ईडी है, ये है, वो है, अलाना फलाना है, वो स्वामी जी कौन है, वो मुझे का कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिटिशियन जिनको मैंने शायद, या फिर जो बड़े लोग थे, पावरफुल लोग थे जिनको मैंने मदद की थी इनफैक्ट, वो अभी मुकर रहे हैं, वो अभी बोल रहे हैं कि हम मदद नहीं कर सकते आपकी, क्योंकि उनका तो काम हो गया। और मैं दिन ब दिन रोज़ फंसता ही जा रहा हूँ दलदल में, और मुझे इससे बाहर आने की कुछ संभावना नहीं है। वो जो फीलिंग है कि अभी कुछ नहीं हो सकता मेरा इसके आगे, ये जो एब्सोल्यूट डिजेक्शन है लाइफ की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से, लोगों की तरफ से, ये स्वीट चेस्टनट की सिचुएशन है। ऐसे लोग रहते हैं और आपके पास वो आ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बोल देता हूँ स्वीट चेस्टनट का, जो मेरे सबसे मेरे हार्ट के करीब है। वो एग्जांपल, मेरे एक पेशेंट थे, सैटरडे और मंडे मेरा एक क्लिनिक रहता था किसी और जगह पे। तो वो डिप्रेशन में थे और वो आए थे शायद सैटरडे इवनिंग को, और मुझे वो बोले कि इतना डिप्रेशन है कि मुझे डर लगता है कि मैं कुछ कर न जाऊं, कुछ करने की कुछ ये नहीं होती। और देन उनकी फैमिली, उन सबको डर लगने लगा कि अभी ये क्या कर लेंगे इसमें, इतना इतने डिप्रेस थे। ट्रीटमेंट चल रहे थे, काउंसलिंग चल रहा था, लेकिन काफ़ी काफ़ी थे। उस दिन, उस सैटरडे इवनिंग, आई स्टिल रिमेंबर, उस सैटरडे इवनिंग मुझे भी उतना डर लगा
कि अरे यार ये क्या, मैं अभी तो दवाई देता हूँ लेकिन ये घर जाने के बाद जब ये अकेले रहेंगे, जब मैं नहीं रहूँगा कोई नहीं रहेगा इनके साथ, तो न जाने ये क्या कर कर बैठे। इतना मुझे पहली बार मुझे किसी के साथ इतना डर लग रहा था। मैंने उस दिन उनको स्वीट चेस्टनट दिया था क्योंकि उनका सिचुएशन उतनी जो भावनाएं थी, उनकी जो ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल बॉटम को पहुंच गया था। इसके आगे दो ही चीज़ें हो सकती है, आइदर यहाँ से आप ऊपर आ जाए या फिर आप खुद को ख़त्म करें। पहली बार किसी को मैंने कहा कि आप कल दो दो तीन बार मुझको फ़ोन कीजिए, या फिर मैं भी सोच रहा था कि उनको फ़ोन करूं। मैंने उनको कहा कि मंडे मॉर्निंग आपको अगर ऑफिस जाने के लिए आपको नहीं लग रहा है अंदर से, तो आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए और यहाँ मेरे साथ बैठिए, मेरे पेशेंट्स की सुनिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन आप मंडे मॉर्निंग क्लिनिक पे आ जाइए मेरे साथ और मेरे साथ बैठिए आप। ये पहली बार मैंने किसी को कहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि यार ये बिल्कुल रॉक बॉटम उसका, अभी रॉक एकदम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। फॉर्चुनेटली स्वीट चेस्टनट वर्कड, और मंडे को उनका फ़ोन आ गया कि मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके पास अभी आना चाहिए, मैं दवाई ख़त्म करता हूँ और आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ठीक हूँ। घर वाले उन्होंने बोला कि हाँ, वो डिप्रेशन काफ़ी कम हो गया है। और उसके बाद 2-4 महीने के बाद वो बिल्कुल उससे बाहर आ गए। उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो दे आर वेरी हैप्पी नाउ। अभी तो शायद 4-5 साल हो गए, कोविड से पहले वाली बात है। हर साल वो मुझे मिलते हैं, और आई पर्सनली फील सो ब्लेस्ड कि मैं किसी के लाइफ में इस प्रकार का चेंज लाने में एक साधन बन गया। ये कोई भी फीस या कोई भी इससे आगे चला जाता है ये सब। किसी के किसी को जिंदा रखना, किसी को वो होप देना कि जो उन्होंने बिल्कुल गंवाया था, वो अगर आप कर पाते हो किसी दिन, तो यू फील रियली ब्लेस्ड। तो ये स्वीट चेस्टनट आपको वो ब्लेस्ड फीलिंग दे सकता है अगर आपने सही तरीके से उस सिचुएशन को जाना, और बिल्कुल सही मौके पे आपने वो स्वीट चेस्टनट का यूज़ किया, तो काफ़ी आपको और उस आदमी, उस व्यक्ति को भी वो काफ़ी सुकून और काफ़ी हैप्पीनेस दे सकता है स्वीट चेस्टनट। तो ये जो फिनिक्स वाला राइजिंग है ना, वो स्वीट चेस्टनट दे सकता है, रिलीज फ्रॉम जो होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, डिजेक्शन फीलिंग है, ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त का जो एक फीलिंग है कि जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा फीलिंग है, उससे वो आपको रिलीज़ दे सकता है और आपको बाहर ला सकता है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है इन दवाइयों में, मैंने देखे हैं, मेरे पेशेंट्स ने देखे हैं। इसलिए मैं बोल रहा था, मैंने एक वीडियो डाला था कि कोई माने या न माने, मैं और वो जो मेरे पेशेंट हैं, हम दोनों तो मानते हैं कि दुनिया डेफिनेटली उनकी बदल दी स्वीट चेस्टनट ने। तो ये थे दो रेमेडीज, विलो और स्वीट चेस्टनट, जो डेस्पेंडेंसी और डिस्पेयर के आते हैं। स्वीट चेस्टनट और भी आई थिंक और एक बताना मैं भूल गया, लेकिन स्वीट चेस्टनट जो काफ़ी टर्मिनल कैंसर केसेस रहते हैं, या फिर टर्मिनल केसेस जहाँ पे काफ़ी दर्द हो रहा है, और जो लोग पेशेंट चिल्लाते हैं कि अभी मुझको कुछ इंजेक्शन दे दो और मार डालो, वो जो दर्द है, वो दर्द स्वीट चेस्टनट का दर्द है। तो वहाँ पे भी स्वीट चेस्टनट आप यूज़ कर सकते हो फॉर पैलिएटिव केयर। तो ये दिस इज स्वीट चेस्टनट। अभी और 3 रेमेडीज़ और रेस्क्यू रेमेडी, ये 4 बाकी है। ये 2 नेक्स्ट सेशंस में हम देखेंगे। लेकिन तब तक ये जो वीडियोस हैं ये आप प्लीज़ शेयर करते रहिए लोगों के साथ जो जिनको पसंद आएंगे शायद। और आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपके मुझे आप मेरे पास आप भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स को इमीडिएटली रिप्लाई मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। ईमेल किया तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर व्हाट्सएप किया तो भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।